गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। किदवई कॉलेज से मैं शाहीन बानो। आज इस ऑनलाइन क्लास में फिर आपका स्वागत है। आज मैं 9th की हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन फ्रांस की क्रांति, इसका पार्ट 2 आपको पढ़ाऊंगी। इसके पहले एक फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी 1789 में, और उस वक्त फ्रांस का समाज कितने भागों में बटा था। 3 स्टेट थे। तो अब ये क्रांति कैसे शुरू हुई, उस वक्त वहाँ का राजा लुई 16वां था। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। चलिए बच्चों, हम देखते हैं कि उस वक्त वहाँ पे जो लुई 16वां शासक था, तो फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्ज़ी से कर नहीं लगा सकता था, और इसके लिए उसे जो तीसरा स्टेट था, स्टेट जनरल की बैठक बुलाना पड़ता था, मंजूरी लेनी पड़ती थी। अब स्टेट जनरल क्या है मैं आपको बताती हूँ कि स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था है जिसमें तीनों स्टेट के लोग अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, और इसकी बैठक 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांस का जो सम्राट था लुई 16वां, उसने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई, और एक वर्साई का एक आलीशान भवन था, उसमें उसको सजाया गया और सारे मंत्री सारे प्रतिनिधि बैठ गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि भी थे, और सभी लोग बैठ गए थे। किसान औरतों और छोटे लोगों को उसमें आना उनके लिए वर्जित था। तो इस वक्त तीसरे वर्ग जो था बच्चों स्टेट जनरल का, उन्होंने मांग रखी थी कि पूरी सभा द्वारा मतदान देना चाहिए, क्योंकि मतदान का अधिकार सभी को नहीं था। और ये जो अधिकार है, ये एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसको रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। अब इस पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि रूसो की पुस्तक का नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे खुद को फ्रांसीसी सम्राट का प्रवक्ता मानते थे, और 20 जून को वर्साई के एक टेनिस कोर्ट में उन लोग जमा हुए थे। चलिए अब आप अपने स्क्रीन पे देखिए कि क्रांति की शुरुआत हुई, उसके बाद से टेनिस कोर्ट की शपथ हुई। तो हम आप टेनिस कोर्ट की शपथ के बारे में बताते हैं कि 20 जून को ये लोग एक जगह थी वहाँ पे, वर्साई एक जगह है, वहाँ पे टेनिस कोर्ट में जमा हुए, और नेशनल असेंबली ने, तीसरे स्टेट ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ लिया कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने का संविधान हम लोग नहीं करेंगे, नहीं तैयार कर लेंगे, जब तक असेंबली को भंग नहीं होगी। और इसकी लीडरशिप, जब कोई भी प्रोग्राम इस तरह का होता है तो बिना लीडरशिप के नहीं हो सकता है बच्चों। तो इसका नेतृत्व जिसने किया था उसका नाम था मिराबो और आबेसिये। इन दोनों ने इसको किया था कि किस तरह से इसको लीडरशिप करके, इनके लीडरशिप में लोगों ने शपथ लिया था कि हम इसको प्रारूप इसका तैयार कर लें। तो नेशनल असेंबली का जो प्रारूप तैयार हो रहा था, तो उसी वक्त पूरा फ्रांस जो है एक आंदोलित हो रहा था, मतलब पूरे फ्रांस में बहुत ज़्यादा एक हंगामा मचा हुआ था। उसी वक्त कड़ाके की ठंड भी पड़ रही थी, फसल भी नहीं ख़त्म हो चुकी थी, फसल भी मारी गई थी, पाव रोटी की कीमत बहुत आसमान छू रही थी। तो ये जो वहाँ के जो मालिक थे बेकरी वगैरह की, इन लोगों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे थे। तो इसी वक्त बच्चों औरतों ने भी बहुत ज़्यादा उत्साही हुई, औरतों ने भी बेकरी की दुकान पे बहुत ज़्यादा एक धावा बोल दिया, और उसी वक्त हमने आपको पहले पढ़ा चुके हैं बास्तिल का पतन। उसी वक्त 14 जून को बास्तिल पे भी धावा बोल के उसको भी सारी वहाँ की जो जनता थी उन सब ने नेस्ता नाबूद कर दिया, और अन्न के भंडारों को लूट लिया, और जितनी भी ये थी क्या कहते हैं लगान दस्तावेज था उसको जला दिया। और लुई 16वां बाद में क्या किया लुई 16वां ने कि नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। चलिए आ जाइए, आप स्क्रीन पे देखिए, नेशनल असेंबली को मान्यता दी 1791 में। 1791 में अंततः लास्ट में लुई 16वां ने उसको मान्यता दे दी, और 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने कर कर्तव्य सारी जो सामंती व्यवस्था थी सबका उन्मूलन करने का आदेश दे दिया, और पादरी वर्ग को भी अपने विशेषाधिकार को छोड़ने को विवश कर दिया। धार्मिक कर समाप्त हो गया, और इस तरह से कम 20 अरब रुपये की संपत्ति वहाँ की सरकार के हाथ में आ गई। तो अब हम ये देखते हैं कि फ्रांस जो था वो एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया।
जो फ्रांस देश था जहाँ पे जनता कर रही थी, विद्रोह कर रही थी, वो एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। और ये वक्त था 1791। गौर से देखिए बच्चों, 1791 नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का एक प्रारूप पूरा कर लिया। और इसका मेन उद्देश्य था समाज की शक्तियों को, यानी जो उस वक्त सम्राट था उसकी शक्तियों को कम करना। और एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति न होके, इस चीज़ को गौर से सुनिए बच्चों, एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित शक्ति न होने के साथ साथ ये सारी विभिन्न संस्थाओं के हाथ में, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन सब में इसके शक्तियों का हस्तांतरित कर दिया गया और फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ गई। तो चलिए इस तरह से हम देखते हैं कि 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार पूरी तरह से नेशनल असेंबली को दे दिया। और नेशनल असेंबली जो थी अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी और सबसे पहले नागरिक एक निर्वाचित समूह का चुनाव करते थे, उसके बाद असेंबली के सदस्यों को चुना जाता था। तो ये आपने देख लिया कि किस तरह से फ्रांस हमारा संवैधानिक राजतंत्र बन गया 1791 में। तो चलिए अब हम आते हैं, आपको बताते हैं राजनीतिक प्रतीकों के मायने। अब ये है ले बार्बिये। ले बार्बिये बच्चों एक पेंटर थे जो अपनी बातों को या अपने अधिकारों को जाहिर करने के लिए प्रतीक के रूप में, चित्र के रूप में उसको स्पष्ट करते थे, उसका विवरण करते थे। उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम ये बताते बच्चों कि इस पे आपको चित्र के साथ क्वेश्चन आएगा। राजनीतिक प्रतीकों के मामले के मायने क्या है, ये जो पेंटर थे जिन्होंने बनाया, इनका नाम है ले बार्बिये। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या है। 18वीं शताब्दी में उस वक्त वहाँ के लोग नहीं पढ़े लिखे थे। अब प्रतीक क्यों बनाए जाते हैं उसके बारे में समझा दें कि 18वीं सदी में जब लोग नहीं पढ़े थे तो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्दों के बजाय आकृति और प्रतीकों का जो प्रयोग किया जाता था, उसलिए ये प्रतीक थे। जैसे सबसे पहले टूटी हुई जंजीर। अब आप टूटी हुई जंजीर को देखिएगा कि दासों को बांधने के लिए कैसे जंजीरों का प्रयोग किया जाता है। जब वो जंजीर टूट गई तो यानी आज़ादी का प्रतीक हो गई। उसके भी जैसे टूटी हुई जंजीर है तो आपको उसको चित्र के साथ उसको एक्सप्लेन करना है। फिर आ जाइए छड़ों का बच्छेदार गट्ठर। ये है कि अकेला छड़ आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, तो आसानी से तोड़ा जा सकता है लेकिन पूरे गट्ठर को नहीं। तो ये क्या होगा, एकता का प्रतीक हो गया। उसी तरह है त्रिभुज के अंदर आँख बिखेरती आँख। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि आँख जो है ज्ञान का प्रतीक है। सूरज की किरणें अज्ञानी रूपी अंधेरे को मिटा देगी। तो इस तरह से ये आपको कुछ ऐसी है चीज़ें हैं जो तस्वीर के साथ बनी हुई है और ये अपनी आज़ादी को जाहिर करने का प्रतीकों के माध्यम से जाहिर करने के लिए है। तो अब हम आ जाते हैं, आपको देखते हैं कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन कैसे हुआ और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई। अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन, गणतंत्र की स्थापना। तो लुई 16वां ने संविधान पे हस्ताक्षर तो कर दिया था, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा था कि प्रशा के राजा से गुप्त रूप से वार्ता करता था। प्रशा दूसरा देश है बच्चों, एक फ्रांस की जो पड़ोसी देश है। तो 1789 के बाद से तो ऐसी घटनाओं को करने के लिए शासकों ने सेना भेजने की योजना भी बना ली थी। तो अप्रैल 17 नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ये दोनों फ्रांस के पड़ोसी देश हैं और फ्रांस से बहुत सारे जो स्वयंसेवी थे वो सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे और उनके होठों पे हमेशा देशभक्ति के तराने होते थे। उसमें जो लिखा है देशभक्ति के तराने, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ बच्चों कि कवि रॉजेट द लाइन ने के द्वारा रचित एक मार्सिले था। यह गीत पहली बार जो है मार्सिलेस के सॉन्ग पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इसका नाम मार्सिले हो गया था और यही फ्रांस का राष्ट्रगान हो गया था। तो 1791 में संविधान से सिर्फ अमीरों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुआ था बच्चों, लेकिन राजनीतिक क्लब में वो इकट्ठा होते थे, सरकारी नीतियों में कार्यालय पे बहस करते थे। इसमें सबसे सफल जो था वो था जैकोबिन क्लब। आप स्क्रीन पे देखिए, जैकोबिन क्लब।
तो हम आपको बताते हैं जैकोबिन क्लब क्या है कि उस वक्त वहाँ पे सिर्फ जो अमीर लोग होते थे वो राजनीतिक क्लब में इकट्ठा होके अपनी सरकारी नीतियों पे अपनी कार्य योजना बनाते थे और बहस करते थे, बातें करते थे। तो ये जो जैकोबिन क्लब था, इसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ जैकब के नाम पे पड़ा था और इसमें महिलाएं भी शामिल थीं। तो चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इस पर टिप्पणी करके भी आपको आ सकता है बच्चों, जैकोबिन क्लब के बारे में लिखिए। जैकोबिन क्लब के जो थे समाज के बहुत ही समृद्ध वर्ग के लोग थे। छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, छपाई करने वाले, ये सब मजदूर भी इसमें शामिल थे। इनका नेता मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर था। जैकोबिन का एक बड़ा जो वर्ग था वो धारीदार लंबी पतलून पहनते थे। ऐसा उन्होंने समाज का जो फैशन परस्त वर्ग था, ख़ास करके तो घुटने तक पहनने जाने वाला ब्रीचेस, इसको घुटन्ना कहते हैं, ब्रीचेस जो वो था पहनने वाले लोग, कुलीनों से ख़ुद को अलग रखने के लिए इन लोगों ने ऐसा किया था। और ये पहनते थे, ये ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों को सत्ता समाप्ति का ऐलान करना उनका एक तरीका था। तो ये जो ब्रीचेस, बिना ब्रीचेस वाले जो पहनते थे, इनको कहते थे सॉकुलार्थ। सॉकुलार्थ इनको के नाम से इनको जाना जाता था, इसीलिए जैकोबिन को सॉकुलार्थ के नाम से जाना जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ था बिना घुटनने वाले। अब है आप जैकोबिन क्लब के बारे में आप समझ गए। फिर आपको है कि सॉकुलार्थ किसे कहा जाता था, जैकोबिन को कहा जाता था। और जैकोबी सॉकुलार्थ का अर्थ क्या है, बिना घुटनने वाले, ये तो आप समझ गई। तो बिना झुकने वाले या जो कुलान जो होते थे पुरुष, वो लाल रंग की टोपी पहनते थे, सो स्वतंत्रता का प्रतीक था। लेकिन महिलाएं ऐसा नहीं करती थीं। अब 1792 में गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थ की जो महंगाई थी उससे नाराज़ हो गए पेरिस वासियों से एक विशाल हिंसक विद्रोह की उन लोगों ने योजना बनाई। किसने बनाई? जैकोबिन ने। 10 अगस्त को सुबह ट्यूलेनियम महल पे उन लोगों ने धावा बोल दिया और वहाँ के रक्षक को भी मार डाला, राजा को भी कई घंटे बंदी बनाए रखा। तो अब बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डालने का प्रस्ताव किया और नए चुनाव कराए गए और अब सभी 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष और स्त्री को, जिनके पास संपत्ति है चाहे नहीं है, उन सबको मतदान देने का अधिकार हो गया। अब ये नव निर्वाचित असेंबली जो बनी बच्चों, उसको कहा गया कन्वेंशन। क्या कहा गया? कन्वेंशन। तो 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र को ख़त्म कर दिया गया। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो गई। तो ये देखिए, अब स्क्रीन पे आ जाइए बच्चों कि 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र की समाप्ति हो गई और फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हो गई। और गणतंत्र क्या होता है बच्चों? गणतंत्र सरकार का वह रूप होता है जहाँ पे सरकार और उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है और ये वंशानुगत राजशाही नहीं होती है इसमें। तो अब क्या हुआ? लुई 16वां को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई और 21 जनवरी 1792 को लुई 16वां को फांसी दे दी गई। अब आ जाइए आप स्क्रीन पे लास्ट में, 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां को फांसी दी गई और लास्ट में उसकी पत्नी मैरी एंटोइनेट का भी यही अंत हुआ। तो ये बच्चों मैं आज आपको इतना ही पढ़ाती हूँ। ये आपका मैंने पार्ट 2 कहा है और ये फ्रांस की क्रांति का एक पार्ट 1 पढ़ा चुकी हूँ। आज मैंने पार्ट 2 के कुछ इतने सारे पॉइंट्स को हाईलाइट किया और आपको समझाया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये लेसन ख़त्म कर दूँगी, ये लेसन कंप्लीट कर दूँगी पार्ट 3 का। थैंक यू।